हे गाइस, वेलकम टू सैलसमर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा कंडक्ट करवाया गया एग्जामिनेशन 2022 की। 2022 में मैंने भी एग्जामिनेशन दिया था एचपी में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे टाइम का क्वेश्चन पेपर है और हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको फोकस क्या करना है। आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का आपको अगर एंट्रेंस क्लियर करना है तो आपको मेन फोकस रखना है पीवाईक्यू क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं उनको तो आपने मतलब ये होता है ना कि टंग में होते हैं, वैसे आपको इतना ज़्यादा आपको क्रैमिंग कर लेनी उसकी, रट लेना आपने। और ये क्वेश्चन एज इट इज़ आते हैं। हम 2019 का सोल्व कर चुके हैं, 2021 का हम सोल्व कर चुके हैं। अब 2022 में आप देखना 2019 और 21 वाले कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में आपको बताता रहूँगा, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको मैं बार बार बताना चाहिए, बट फिर भी अगर नए स्टूडेंट है तो उनके लिए बता दूं कि आपको थ्योरी सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार करने अपने, और जितने भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल वो मैंने बनाए हैं। और टोटल 8000 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है। 4000 मैंने पिछले बार बनाए थे, ये है आपका, और 4000 मैंने इस बार बनाए हैं। और एक बुक है उसका भी पीडीएफ है मेरे पास है, उसमें भी काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज है। जैसे टोटल इस जो पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर के 200 एमसीक्यू क्वेश्चन, सेम एज 2026। दोनों के लिए अलग अलग पीडीएफ है। आपको मिलेगी 299 रुपीज़ में, और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है व्हाट्सएप पर। आप डायरेक्ट मेरे से इसको परचेज कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसेक्ट। अब देखो 2019 में भी आया था और 21 में भी आया था। मैंने वहाँ पर देखो ऑप्शन अलग हो सकते हैं, मैंने पहले कहा था ऑप्शन अलग हो सकते हैं, बट जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा। तो सिल्वर फिश, ग्रास होपर, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, इंसेक्ट पूछा आपसे। अब देखो सिल्वर फिश आपकी आर्थ्रोपोड्स है बट इंसेक्ट नहीं है, ठीक है। सॉरी इंसेक्ट है, सॉरी 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 मिस्टेक हो गई, इंसेक्ट है। आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट है। ग्रास होपर आपका इंसेक्ट है। हाउस फ्लाई आपकी इंसेक्ट है। पर स्पाइडर जो होते हैं, स्पाइडर आर्थ्रोपोड तो ज़रूर है, आर्थ्रोपोडा फाइला के अंडर आता है, बट क्लास इंसेक्टा नहीं है इसकी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा की क्लास आपको कमेंट में बतानी कौन सी है, इंसेक्टा नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कल्चर फॉर एनिमल सेल ग्रोथ। एनिमल सेल ग्रोथ के लिए मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? ग्लूकोज एंड ग्लूटामिन, ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस, या ऑल ऑफ दीज। देखो मेन कंस्टिट्यूएंट्स, देखो यहाँ पर अगर जो एग्जामिनर बताता है कि एक सिंगल ऑप्शन राइट आंसर है, तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट्स नहीं लिखता, वो कॉन्सिक्वेंट लिखता, ठीक है। एस नहीं लगाता, एस लगा रहा है इसका मतलब वो चाह रहा है कि एक से ज़्यादा आंसर है, तो राइट आंसर सीधा ही ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोसेस बाय विच सर्टन चेंजेस अकर ऑन द सरफेस ऑफ मैमेलियन स्पर्म व्हाइल पासेस थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज टर्म एज। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी को पता होगा। जैसे ही जो स्पर्म्स होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके हेड में वो भी रिमूव हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्पीड बढ़ जाती है, बहुत सारी चेंजेस आती हैं। इस टर्म इस जो प्रोसेस है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। इनमें से कौन सा टाइप का ब्लड कैंसर है? देखो लिम्फोमा, लिम्फोमा होता है लिम्फ नोड का कैंसर, तो ये तो ऐसे नहीं होगा, कट करते हैं। सार्कोमा, सार्कोमा होता है आपका मसल्स का, ठीक है, मसल्स का कैंसर। और लुकीमिया इज़ द ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में मोस्टली याद रखना आपके WBC का काउंट बढ़ता है घटता है, ना कि RBC का। ल्यूकीमिया है ना कि वो दूसरा है एरिथ्रोसाइट है, ये ल्यूकीमिया है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट स्टेटेड दैट। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही क्यों होता है, इसका रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न सबसे सिंपल यही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। द एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोरस इज बेटर देन कार्निवोरस। हर्बीवोरस के अंदर एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है बेटर होती है देन कार्निवोरस। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, आइडेंटिफाई द वेसल बिलो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसी वेसल बतानी है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी नहीं है,
काफ़ी इजी था। देखो आर्टरी सर्कुलेशन सिस्टम में है, यस है। कैपिलरी है, होती है। बेन्स होती हैं, पर ब्रोंक्यूल्स नहीं होते हैं। ब्रोंक्यूल्स किसका पार्ट है? ब्रोंक्यूल्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम का। इतना सिंपल कौन डालता है, ठीक है। क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज परमेबिलिटी बैरियर? इनमें से कौन सा एक परमेबिलिटी बैरियर क्रिएट कर रहा है? परमेबिलिटी बैरियर होता है, एक सेल है, इस तरफ दूसरा सेल है, और बीच में कुछ ऐसा चीज़ है जो रोक रहा है ट्रांसपोर्ट को, इधर से इधर ट्रांसपोर्ट को रोक रहा है, ठीक है। तो माइक्रोबिलाई क्या होती है? माइक्रोबिलाई तो एक ऐसा होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे सेल का। तो ये रोकने का काम कहाँ कर रहा है? ऐसे कट हो गया। बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये नीचे वाली मेम्ब्रेन है जो आपकी माइक्रोबिलाई मैंने बनाई है, ये वाली। इसमें जो, एक सेकंड यार, क्या हो रहा है, छोटा बड़े। माइक्रोबिलाई को जो नीचे वाली लेयर, यहाँ जो नीचे वाली लेयर बनी, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। गैप जंक्शंस परमेबिलिटी बैरियर नहीं है। गैप जंक्शंस कनेक्शंस हैं दो सेल के बीच में, एनिमल्स के अंदर होता है, जहाँ से कुछ चीज़ें आस पास हो जाती हैं, मोस्टली आयंस, ठीक है, सोडियम, AMPs, आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो एक क्या होता है, चैनल बोल सकते हैं या कनेक्शन बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट बैरियर नहीं रोक रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइट जंक्शंस है। जैसे हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, उसमें भी टाइट जंक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th, इन मोलस्का स्पर्मेटोफोर आर स्टोर्ड इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड। स्पर्मेटोफोर तो स्टोर्ड होता है स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या बोलते हैं? 8th का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निधाम सैक बोलते हैं उसको। बाकी क्वेश्चन को क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लेना। क्वेश्चन 9, नेम द ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। देखो ये क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार भी आएगा, एनालोगस और होमोलोगस। देखो होमोलोगस यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो कि सिमिलरली है, ठीक है, सिमिलर है, बट स्ट्रक्चर सेम है, बट उनका फंक्शन अलग है, ठीक है, यानी उनका हुआ है डाइवर्जेंस, ना कि कन्वर्जेंस। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसका होता है, एनालोगस का या होमोलोगस का? तो वो होता है किसका? होमोलोगस का। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जो कि ध्यान से सुनना। डाइवर्जेंस होता है एक कॉमन इंसेस्टर है, उससे ही दो अलग अलग क्या निकल रहे हैं, बेसल ग्रुप निकले हैं, ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म निकले हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस में देखो अब इनके स्ट्रक्चर जो होंगे वो सेम होंगे, स्ट्रक्चर के होंगे सेम होंगे, क्योंकि ये सेम ही पेरेंट्स से आए हैं, सेम ही एंसेस्टर से आए हैं, बट इनके फंक्शन अलग अलग होंगे, क्योंकि ये अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। मे भी हो सकता है पानी में रह रहे हों, और मे भी हो सकता है कि ये टेरेस्ट्रियल हो चुके हो। जब टेरेस्ट्रियल हो चुके हों तो इनकी हैबिट है, यानी रहने सहने का चेंज होने की वजह से इनका फंक्शन अलग होगा, बट इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स के। बेस्ट एग्जाम्पल आर्म्स देख लो, इसकी क्या बोलते हैं, चमगादड़ की, इसकी जो आर्म्स होती है और हमारी जो आर्म्स होती है वो सेम होती है, 4 आर्म, बट ये उड़ती है, हमारा तो अलग ही काम है। वैसे ही है, ये होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। अब एनालोगस का बताता हूँ, इसमें कन्वर्जेंट आता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का मतलब होता है दोनों जो हैं वो कोई कॉमन एंसेस्टर से नहीं आए हैं, एक किसी अलग एंसेस्टर से आया है, दूसरा किसी अलग एंसेस्टर से आया है, बट ड्यू टू द सेम इन्वायरमेंट, वो दोनों सेम ही इन्वायरमेंट की वजह से आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फंक्शन सेम हो गया है, बट उनके स्ट्रक्चर स्टिल डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो डिफरेंट पेरेंट्स से आए हैं। यानी उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बस काम सेम है, फंक्शन सेम है। जैसे तितली होगी और बर्ड्स होंगे। अब बर्ड्स भी बर्ड्स के पंख भी उड़ने के काम आ रहे हैं और तितली के पंख भी उड़ने के काम आ रहे हैं, फंक्शन दोनों का सेम है, बट दोनों के स्ट्रक्चर में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज। तो यहाँ पर क्या पूछा क्वेश्चन में, देयर हैज ए डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। एनालोगस ऑर्गन की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालोगस, होमोलोगस, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इन वर्ड्स द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इज। अब देखो ये क्वेश्चन हमने 2019 में किया, जहाँ पे हमारा थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम पूछा था ह्यूमंस के अंदर, मैंस के अंदर। तो ये जो बर्ड्स होते हैं इनके अंदर भी सेम वही है जो हमारे में होता है, यानी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन किस टेक्निक के अंदर होती है? तो होती है अलाइसा के अंदर, यानी इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट अस्से आपने परफॉर्म किया होगा लैब्स में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो थोड़ा देखो, थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में जस्ट लाइक डिफ्यूजन, जस्ट लाइक ऑस्मोसिस, उसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी कोई भी मोलिक्यूल्स सोल्यूट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चले जाते हैं, कोई भी एनर्जी नहीं लेते, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ओस्मोसिस, जब कोई भी सोलवेंट, नॉट द सोल्यूट, सोलवेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, कोई भी सोलवेंट लो सोल्यूट पोटेंशियल से हायर सोल्यूट पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों एग्जाम्पल होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जिनको करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक है, तो ओस्मोसिस तो ऐसे कट हो गया क्योंकि ये एक टाइप की पैसिव प्रोसेस है, ये भी ऐसे कट हो गया। अब आयन चैनल्स और सोडियम पंप, तो देखो आयन चैनल्स होते हैं वो ऐसे चैनल होते हैं जिनके लिए एक ओपन पोर होता है मेम्ब्रेन के अंदर। ऐसे आप मान लो सेल मेम्ब्रेन है, एक बीच में ओपन पोर है जिनको पता है आइनोफोर। आइनोफोर के थ्रू डायरेक्टली ही आपके जो होते हैं कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए बाहर सोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो सीधा सोडियम अंदर चला जाएगा, बाहर सोडियम कम है तो सीधा अंदर से बाहर सोडियम चला जाएगा आयन ग्रेडियंट के थ्रू। इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो रही है, यानी ये भी पैसिव प्रोसेस है। अब एक्टिव कौन बची? सोडियम पंप। अब सोडियम पंप यानी एनर्जी लगा के, एटीपी लगा के हमें क्या करना पड़ रहा है, सोडियम को बाहर फेंकना पड़ रहा है या अंदर लिया जा रहा है, इसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन 13, द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। ओजोन लेयर किसके द्वारा डिप्लीट हो रही? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। अब ऐसा नेचुरल प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कोशिश करेंगे निश की, बट निश और हैबिटेट देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। निश अलग है, हैबिटेट अलग है। निश एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, कोई एक जगह नहीं है, ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका एक पर्टिकुलर मिलने का स्थान होता है, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसको बोलते हैं निश, जहाँ पर वो कोई भी परफॉर्म एक्टिविटीज़ करता है। देखो निश की भी बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं, वहाँ पर वो बेस्ट सूट होता है, वहाँ पर मिलता है, वो निश कहलाया जाता है। इससे पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि निश एक ऐसा जगह होती है, फॉर एग्जांपल के लिए आप घर पे रह रहे हो, ठीक है, आप घर से कहाँ जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज पर आप सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो या अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वो हो जाएगा वर्क प्लेस। तो जो वर्क प्लेस है वो निश है, ठीक है, और जो घर है वो आपका हैबिटेट है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा था, बट लेटर ऑन ये डिक्लाइन कर दी थी स्टेटमेंट। अभी फॉलो किया जाता है कि निश एक ऐसा स्थान नहीं बोल सकते हैं, एक ऐसे सेट ऑफ कंडीशन है जहाँ पर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा, उसको निश बोलते हैं। बट यहाँ बोला है नेचुरल प्लेस है, नेचुरल प्लेस यानी घर की बात की जा रही है, यानी हैबिटेट की बात की जा रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, अ मल्टी सेगमेंटेड आर्थ्रोपोड विद मैंडिबल्स एंड 2 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, नेम द एनिमल। देखो कितना इजी पूछा गया है। देखो यहाँ लिखा है मल्टी सेगमेंटेड, पहले बात की मल्टी सेगमेंटेड, जैसे मल्टी सेगमेंटेड हुआ आपके स्पाइडर कट जाएगा, ठीक है, मल्टी सेगमेंटेड होते ही स्पाइडर कट जाएगा। आर्थ्रोपोड विद मैंडिबल, ठीक है, एंड 2 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट। अब देखो हर एक सेगमेंट में 2 लेग्स, 2 पेयर ऑफ लेग्स, 2 पेयर समझ रहे हो, यानी एक पेयर में कितनी होती है, ऐसे 2 होती हैं, अब 2 पेयर है मतलब ऐसी हैं, एक सेगमेंट में ही 4 लेग्स हैं, सोचो। ओके, देखो मेराइन श्रिम्प तो होगा नहीं, श्रिम्प तो होगा नहीं, बहुत छोटा होता है वो, और मेराइन श्रिम्प में लगभग 10 की लेग्स होती हैं बस। अब बच्चा मिलीपीड और सेंटीपीड, मिलीपीड अब कैसे बताऊँ आपको, मिलीपीड भी होता है, सेंटीपीड भी सर्च करना, सेंटीपीड के काटने से फीवर हो जाता है, 32 बुखार आते हैं, बट मिलीपीड काटता नहीं है। तो ये बात की जा रही है सेंटीपीड की, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन 60, द पार्ट ऑफ द ईयर कंसर्न विद हियरिंग इज, अब पार्ट ऑफ ईयर जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलते हैं उस इसको बैसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड टेक्टोरल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, और ये जो हेयर सेल ये वाइब्रेट होते हैं जिसके कारण हमें सुनाई देता है, तो ये होते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन और टेक्टोरल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन 17, कार्सिनोमा अराइजेज फ्रॉम, कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर्स इन ह्यूमन बींग्स। याद रखना इस बात को, कई बार क्वेश्चन ऐसे बताता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर क्या है या मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कैंसर कौन है, तो वो है कार्सिनोमा। और कार्सिनोमा का सेल कैंसर कौन सा कैंसर है? देखो, बोन मैरो के कैंसर को हम सार्कोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोमा। पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स पता नहीं क्या लिख दिया, तो एपिथेलियल सेल के कैंसर को हम कार्सिनोमा बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेल लाइन, ये तो सभी को पता होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हेला सेल लाइन, ठीक है। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद दिस फंक्शन, काफ़ी इजी था बट आने की संभावना पूरी है इस बार। राइबोसोम पावर हाउस ऑफ सेल, सीधा कट, बचपन से पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर फॉर द सेल। लाइसोसोम साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, नहीं साइटोस्केलेटन थोड़ी है। लाइसोसोम क्या करते हैं? रेजिडुअल ऑटोफैगी करता है, ठीक है, एक टाइप का सुसाइडल बॉडी बोल सकते हैं उसको। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन फैक्टर, उल्टा कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल एंड राइबोसोम होता है प्रोटीन फैक्टर। कटो बचा ऑप्शन बी, कंट्रोलर ऑफ द सेल न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 20, आर्कियोपेटेक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये तो सभी को पता होगा। आर्कियोपेटेक्स वो होता था जिसके दांत होते थे, ठीक है, ऐसा बर्ड्स था, तो बर्ड्स था जिसके दांत थे, मतलब रेप्टाइल और बर्ड की बात की जा रही है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 21, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर प्रेजेंट इन, अब देखो कल हमने क्वेश्चन किया था 2021 में, जहाँ पर बोला गया था कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था स्टेप्स, ठीक है, मैंने ये बताया था आपकी मिडिल ईयर में होती है। ये तो यही पूछ लिया कहाँ पर होती है, तो बच्चे को पता होगा कि ईयर की बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए मेन रिजर्वायर ऑफ बेलेंटिडियम कोलाई इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग। बेलेंटिडियम काफ़ी ईजी है, बट रटना पड़ेगा आपको, क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बेलेंटिडियम होता है, ये कई बोलते हैं पिग्स होता है, कई बोलते हैं मंकीज होता है, बट मोस्ट प्रिसाइजली मैं बात करूँ तो जहाँ तक मुझे पता है इसका राइट आंसर डी है, पिग, ठीक है। क्वेश्चन 23, द क्रॉस लिंकेज ऑफ एंटीजन बाय एंटीबॉडी इज नोन एज, ये भी मैंने आपको कल करवाया है, जहाँ पर मैंने बोला था इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, इसका मेन रीज़न क्या है, तो वहाँ पर लिखा था अग्लूटिनेशन, लिखा था, आपको याद होगा। तो यानी जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं अग्लूटिनेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, बीटी कॉटन इज नॉट, बीटी कॉटन क्या नहीं है? बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, हाँ है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, हाँ है। बैक्टीरिया जीन एक्सप्रेशन सिस्टम है, हाँ है। रेजिस्टेंट ऑल पेस्टिसाइड नहीं है। बीटी कॉटन ऑल पेस्ट रेजिस्टेंस थोड़ी होगा, बट एक पर्टिकुलर आर्मी बर्म या देखना किसके लिए होता है, आर्मी बर्म, हाँ आर्मी बर्म के लिए ही है, आई थिंक ये पर्टिकुलर है, स्पेसिफाइड है। क्वेश्चन 25, इन मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट बेबी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, तो यहाँ पर एमिनियन लिखा हुआ गया, ऑप्शन बी एमनियोटिक सैक बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, करेक्ट ऑर्डर बताना है, कितना इजी पूछा, देखो फाइलम, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। फाइलम के बाद सीधा फैमिली आ जाएगा, फाइलम ऐसा होता है ना, देखो फाइलम, क्लास, फिर फैमिली आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ऐसा है कौन है? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर पहले आता है, ओह शिट, बड़े पहले किए थे यार मैंने भी ये, अब हमारा बैकग्राउंड अब बचा नहीं जोल जी। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनैक्टेड इन,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1972 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज़? देखो नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक बोली है, सिस्टमिक बोलते हैं इनको, नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक किसी और पर्टिकुलर ऑर्गन की नहीं है। अब देखो मिस्थ्या ग्रेविस ये असल में ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बट ये ऑर्गन स्पेसिफिक है, यानी गले में होती है, थायराइड की टाइप की होती है, तो ये ऑर्गन स्पेसिफिक है, यानी कट हो जाएगा। सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोप्सिस हाशिमोटो डिजीज़ भी असल में ऑटो इम्यून डिजीज़ ही है, बट ये भी किसकी है? गले की है, थायराइड की है, तो ये भी ऑर्गन स्पेसिफिक है। पर्नीसिस एनीमिया, ये तो ऑटो इम्यून डिजीज़ ही नहीं है, यानी बात की जा रही है सिस्टमिक ल्यूपस की। सिस्टमिक ल्यूपस पूरे ब्लड में कहीं पर भी हो सकती है, कोई एक ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है, मोस्टली ब्लड में होती है, और ब्लड आपसे होता है, कोई ऑर्गन तो है नहीं, ये हर जगह घूमता है, तो बस ये है। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग इंटरफेज? इंटरफेज आप सभी को पता होगा क्या होता है? जीवन हो गया आपका, एम फेज को छोड़ के जितना फेज है वो इंटरफेज है। तो इंटरफेज में सब कुछ प्रिपेयर किया जाता है माइटोसिस करने से पहले, यानी सिंथेसिस करने से पहले, यानी डीएनए भी बनता है, आरएनए बनता है, प्रोटीन भी बनती है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 30, एक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लास्ट क्वेश्चन आज का, तो ये प्रोड्यूस करते हैं स्वेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।